बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी का यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ और हम आज पीएमओ डिस्कशन सीरीज़ को आगे चलाते हुए एक और गेस्ट के साथ मौजूद हैं। मैं बहुत ही ऑनर्ड हूँ कि आसिफ खत्री ने वॉलंटियर किया है, हमारे सीजन प्रोफेशनल हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन से, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करेंगे, लेकिन मैं ख़ुद बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और आजकल कुछ एकेडमिक वर्क भी वो कर रहे हैं, डिसर्टेशन एक लिख रहे हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह हमारे आज डिस्कशन में शेयर करेंगे। तो सीरीज़ का मकसद आप लोगों को मालूम है कि हम चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन है वो मेन स्ट्रीम आ जाए, लोगों को समझ आए कि ये कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये हर कोई एक्चुअली अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, डिफरेंट ऑब्वियसली इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड इन इटसेल्फ, तो उसको किस तरह लोगों को समझाया जाए और आसान किया जाए और एटलीस्ट एक्सेसिबल बनाया जाए। और हमारे पास माशाल्लाह बहुत पाकिस्तानी इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि बहुत ही सीजनड और मुश्किल लार्ज पोर्टफोलियोज़ को भी मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा प्लान ये है कि इस चैनल के थ्रू जो है इन सब का जो एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचाया जाए। तो विद दैट, ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों को आसिफ से दूर नहीं रखूँगा। तो आसिफ, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और ऑडियंस को बताएं कि आज हमारे साथ आप क्या शेयर करेंगे। जी आसिफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस प्लेटफॉर्म पे कुछ 2 सेंट्स कंट्रीब्यूट करने के लिए मुझे मदऊ किया है। तो उसमें ये है कि वी विल ट्राई कि हम थोड़ा सा जो आपका मेन टॉपिक है, दैट इज़ रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बहुत जिसमें हम कहेंगे कि तरीक़ेकार कोई भी किसी काम को अचीव करने के लिए, जो किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या कोई भी एक आपका एम को अचीव करने के लिए कोई भी आप स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, और उस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते वक्त आपको ये एक लाएअमल जो तय करना होता है कि किस तरीके से इसकी अचीवमेंट हो जाए। उसके लिए जो रास्ता लिया जाता है, इन प्लेन अल्फाजों में मैं बोलूँगा कि ये वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो तरीक़ेकार होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, किस तरीके से इसको यूटिलाइज़ करती हैं और किस तरीके से इसकी प्रैक्टिकलिटी सामने आती है, उस सिलसिले में बात करेंगे। बट जस्ट टू बिगिन विद दिस थिंग, मैं थोड़ा सा अपना तारुफ़ कराना चाहूँगा। मेरा ताल्लुक़ एकेडमिक बैकग्राउंड के हवाले से ये है कि कंप्यूटर साइंस से रहा है, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़ करने के बाद कुछ एंटरप्रेन्योर टाइप के जरासीम थे कि ख़ुद कुछ करना है इस डिसिप्लिन के अंदर। तो उसमें एक इनिशिएटिव पे काम किया कि जहाँ पे हम लोगों ने एक अपना सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो इनिशिएट किया। वी स्टार्टेड ऑफ विद अ सॉफ्टवेयर हाउस विद एक परसेप्शन के साथ कि शायद कोई भी फंक्शनल सॉफ्टवेयर आउटपुट मार्केटेबल फॉर्म में किसी को जाके दिया जा सकता है और वो उससे बेनिफिट हासिल कर सके। बट बात यह है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे आपको ब्रेड एंड बटर को मैनेज करने की चीज़ होती है, तो उसमें बहुत सारी कंसिडरेशन सामने आती हैं। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद माय करियर, जो कि मैं बता रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप से स्टार्ट किया। वी वर कपल ऑफ फ्रेंड्स जो कि एक बहुत एक एम्बिशियस बिहेवियर के अंदर जाके वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस थिंग, एंड माशाल्लाह से उसमें हमारे लर्निंग ग्राफ के लिए हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें रहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली, या फिर आप जब कहते हैं कि एक एकेडमिक लाइफ से गुजरने के बाद एक रियल वर्ल्ड में आ रहे होते हैं, तो उसका एक्सपोजर बहुत एक अच्छा मिला। बिल्कुल। तो अराउंड कोई 2-3 साल के करीब वो एक एंडेवर हमारा कंप्लीट रहा। उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ों का बेहतर तरीके से देखने को मौका मिला। आफ्टर दैट उस कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसमें हमें लग रहा था कि कुछ कमी है। जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमें, तो आई वाज़ बीइंग पार्ट ऑफ द होल टीम, जो कि एक पहले एक फ्रेंड सर्कल का क्या कहना चाहिए कि फ्रेंड्स के तौर पे एक आपस में रहते थे, फिर एज कुलीग्स की फॉर्म में रहने लगे, एंड थिंग्स वर्कड आउट दिस वे। तो उसमें ये हुआ कि हमारे पास वी स्टार्टेड ऑफ विद द सॉफ्टवेयर हाउस। वहाँ पे कुछ दोस्तों ने मिल के एक अज़म लिया कि कुछ एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाएं, और वहाँ पे सिलसिले में काम किया। कराची पाकिस्तान के अंदर हमारी इंसेप्शन हुई
और हम लोगों ने एक अच्छे पीरियड के लिए वहाँ पे काम किया। उसके बाद ये है कि कुछ चीज़ों को ग्रूम अप करने के लिए, कुछ चीज़ें मज़ीद ज़िंदगी में सीखने के लिए आप डिसीजंस लेते हैं। और वो एक डिसीजन ऐसा हुआ कि फिर हम लोगों ने अपने आप को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके इम्प्लांट किया, मतलब जिसको अच्छा जॉब अच्छा। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे जॉब्स हमने स्टार्ट की, ठीक। ताकि कुछ वर्सटैलिटी आ जाए या जो ग्रूम अप पैटर्न है वो कंटिन्यू हो सके। हम्म। तो आई इनिशियली स्टार्टेड ऑफ विद अ बैंक, जहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन बहुत उरूज पे थी। ये बात है शायद 2007 के अराउंड की। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल रोल्स के साथ, मगर आईटी फोकस के साथ वहाँ पे कंटिन्यू रहा। हम्म। और मेरा वो कंटिन्यूअल रहा था तकरीबन 5 साल के करीब। आफ्टर दैट आई मूव्ड टू अनदर बैंक, और वहाँ पे भी यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिसिपल को कंटिन्यू करता रहा। आफ्टर दैट एक जनरल एक फिनोमेना ये होता है कि जो बैंक्स होते हैं, दोज आर सर्विस कंज्यूमर्स हम्म। आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। तो एक दिमाग में ये चीज़ थी कि जो हमारे लर्निंग हो रही है, इसमें एक दूसरा एलिमेंट ये आना चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर डन एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो उस जुस्तजू को पूरा करने के लिए फिर देन सर्विस प्रोवाइडर या सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ या आईटी कंसल्टेंसी फर्म की तरफ जाना हुआ। हम्म। कुछ अरसे वहाँ की जो एक्सपोजर्स हैं उनको रिसीव करने के बाद फिर दोबारा से एक पीरियड आया कि वहाँ पे एसोसिएशन रही, और फिर दोबारा आई केम टू बैंक। अभी रिसेंटली आई एम एसोसिएटेड विद अ बैंक, और यहाँ पे ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट है विद इन आईटी अम्ब्रेला, और जिसमें आई एम बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट एंड आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक। And yes, that is a very, I would say, short interview on how exactly I've been excelling about things. हम्म। ज़ाती तौर पे एम्बिशंस यही है कि जो भी अभी तक सीखा है उसमें एक्सेल करें, और उसमें यह है कि मज़ीद जो जो इसमें बेहतरी हो सकती है, ना कि अपने लिए बाकी दूसरों के लिए, उस हम्म। चीज़ को जो है एक्सप्लोर करते जाएं, और फिर उसकी बेनिफिट जो हैं वो शेयर होते जाएं। ये मोटिव है अभी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो विल बी एबल टू मेक इट दिस वे। थोड़ा सा एजेंडा पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड हाउ थिंग्स आर मूविंग। तो पहले तो बेसिक्स एक बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी पहले बात बताई थी कि किसी भी काम को अचीव करने के लिए हमें एक लाएमल को तय करना होता है, और हमें समझना होता है कि किस तरीके से उस चीज़ को पूरा किया जाए। तो इसी तरीके से हमारे जो जो भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स होती हैं, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कोई या कोई कहते हैं कि आपकी एसोसिएशन एज एन एम्प्लॉय हो, या जो भी आपका प्रोफेशनल करियर चल रहा होता है, उसमें आपने एट द एंड ऑफ द डे एक एक एम को अचीव करना होता है। हम्म। तो उस एम को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। कुछ आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखते हैं तो आपको ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज़ इन प्लेस आती हैं, कुछ डिपार्टमेंट लेवल स्ट्रैटेजीज़ आती हैं। इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अब उसमें हम बात करते हैं कि बेसिकली इट यूज टू बी पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और जो कि किसी एक मखसूस पार्ट को अचीव करने के लिए जो है वो अपनी एक तरीक़ेकार को उसको फॉलो करता था। अब जिस तरह से टाइम गुजरता गया, इसमें मेच्योरिटी आती गई, वो एक स्टैंडर्ड या एक पर्टिकुलर तरीक़ेकार के साथ जो है उसको फॉलो करते रहें, और उसमें एक वो कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन वाली जो एलिमेंट है वो आता गया है। हम्म। तो अब इनिशियल डेज से अगर मैं इफ़ आई कंपेयर, तो मे बी शायद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ डिसिपल स्पेसिफिकली फॉर आईटी उस ज़माने में इतना शायद आई वुड से कि मेच्योर नहीं था, या फिर वो अप्रोच नहीं थी उसमें जो कि आज हैं। तो कंटिन्यूसली ये एक इवॉल्विंग फेज़ रहता है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इदारे में, या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एज अ टूल तौर पे यूज़ कर रही है। अच्छा, एक जो की कंसिडरेशन होती है, जब जनरली एक परसेप्शन ये है कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के दिमाग में ये होता है कि शायद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ मोर रेलेवेंट और रिलेटेड टू आईटी इंडस्ट्री। एक हम्म। एक जनरल परसेप्शन है। बिल्कुल। बट नॉनदलेस बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है आईटी के लिए कि कोई भी
आपने कोई भी डिलीवरेबल या कोई भी एम को अचीव करना है तो आपने वो करना है, बट दिस इज इक्विवेलेंटली एप्लीकेबल एंड आई वुड से रादर कि इसकी इम्प्लीकेशंस और दूसरी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल हम कंस्ट्रक्शन की तौर पे बात करते हैं तो उसमें तो यू कैन नॉट मेक अ मूव इफ़ यू डू नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट प्लानिंग बीइंग डन। तो ये एक चीज़ है कि जो कि एक मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे नए जो इस शोबे को जानने वाले हैं उनके दिमाग में एक ही होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इक्विवेलेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर एप्लीकेबल होता है। चूँकि मेरा बैकग्राउंड एक आईटी या फाइनेंशियल बैंकिंग बैकग्राउंड से रहा है, तो शायद हो सकता है मेरी बहुत सारी बातों में आपको वो रिलेशनशिप मिल रही होगी या फिर ज़्यादातर मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूँ। बट आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि वो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। प्रिंसिपल्स पे थोड़ी सी बात करेंगे जी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अचीव करने के लिए मैंने जैसे बोला कि इवॉल्विंग फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं, कम हुई हैं, रिफाइन हुई हैं आई वुड से। तो सर्टेन स्टैंडर्ड्स और मेथडोलॉजीज फॉलो की जाती रही हैं। पहले डिपार्टमेंट जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक मैं बात करूँगा तो एक वाटरफॉल मॉडल होता था कि जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ को कोई आउटकम को अचीव करने के लिए पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, फिर उसके लिए एक अप्रोच को डिज़ाइन करना कि किस तरीके से वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, उसकी रिसोर्सेज को वहाँ पे गैदर करना, और ये सारी प्लानिंग फेजेस और ये सारी करने के बाद फिर हम एक एग्जीक्यूशन स्टेप में जाते हैं और फिर उसके बाद उसका आउटकम अचीव होता है। तो इस सिचुएशन में तो अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों तक ये अप्रोच, ये मेथोडोलॉजी चलती रही है और उसके बहुत सारे फ़वाद लोगों ने अचीव किए। बहुत सारे लोगों ने इसके नुकसानात भी बेयर किए, क्योंकि शायद एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हो सकता है कि वो शायद 2-4 माह का हो सकता है साल भर का हो सकता है 2 साल का टाइम पीरियड चाहिए हो। तो जहाँ पे बहुत साल की प्लानिंग पहले से करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल था वाटरफॉल मॉडल, जहाँ पे हम लोग पहले सारी प्लानिंग कर लेते हैं और फिर एग्जीक्यूशन और स्टेप्स में आते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आए। अब उन्हीं चैलेंजेस और इस तरह के बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस को देखते हुए लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया, दूसरे तरीक़ेकारी को जानना शुरू किया कि कैसे होती हैं। तो इसमें आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट ही एक नाम और एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है विच इज़ लाइक वी कॉल्ड एजाइल अप्रोच। तो उसमें एजाइल अप्रोच के अंदर क्या मामलात हैं कि हम लोग सारी जो ये सिस्टमैटिक अप्रोच वाटरफॉल मॉडल की या फिर एक जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जो अप्रोच थी, उसको इन्होंने ट्वीक किया, उसको मल्टीपल आइट्रेशंस के अंदर और मल्टीपल यू वुड से के चंक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जहाँ पे हम लोग एक पूरी इनिशिएशन प्लानिंग और वो सारी चीज़ें पहले कर रहे होते थे और फिर वेट करते थे कि सारी प्लानिंग हो जाए तो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशंस पे आएगी, फिर टेस्टिंग होगी एंड ऑल। उस चीज़ को रिवाइज कर दिया गया। अब वही सारे काम हो रहे होते हैं बट विद अ स्मॉलर स्केल। हम अपने स्कोप या रिक्वायरमेंट जो चीज़ हमें अचीव करनी होती है उसको बड़े लिमिटेड अंदाज के अंदर पहले असेस करते हैं। इनिशियली हमारे पास एक बड़ी पिक्चर होती है कि लेट्स से कि फॉर एन एग्जांपल मुझे एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाना है फॉर एन एक्स वाई जी बैंक, जो कि उनके सर्टन सर्टन डिपार्टमेंट्स को केटर कर रहा होगा। अब इसमें एक, अगर इफ़ आई जस्ट क्विकली कंपेयर के वाटरफॉल मॉडल में क्या होगा कि पहले जितने भी उस डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस हैं उनको समझना, उनको असेस करना, उनकी प्लानिंग करना, और फिर हमारी रिसोर्सेज और जो जो चीज़ें उसमें इनपुट रिक्वायर्ड हैं उनको एक्यूमुलेट करवा के हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि अब एजाइल अप्रोच के अंदर क्या हो गया कि हमने उस पूरे बिग पिक्चर या जो पूरे डिपार्टमेंट लेवल पे हमें कोई सोल्यूशन अगर अप्लाई करना है तो उसको हम लोगों ने चंक्स के अंदर डिफाइन कर दिया। उसमें एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है MVP, बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ हो गया है जिसमें हम कहते हैं मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। तो वो मिनिमल वायबल प्रोडक्ट का डेफिनेशन में क्या होता है कि एक चलता हुआ कोई बिजनेस है फॉर एग्जांपल, उसमें एक ज़रूरत आई है किसी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की, लेट से, तो हम एक सर्टेन एक बेसिक नेसेसिटी जो हमारी कोई चीज़ पूरी कर दे, या वो सॉफ्टवेयर जो है हमारी एक बेसिक एस्पेक्ट को कवर कर दे, उस चीज़ को अचीव करने के लिए सारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो जाती है। लाइकवाइज उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इंक्रीमेंटल थिंग्स, जहाँ पे हम लोग पहले एक बेसिक चीज़ को अचीव करते हैं,
फिर उसमें मज़ीद रिफाइनमेंट करते हैं, उस रिफाइनमेंट के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड ये इंक्रीमेंटल साइकिल जो है एक एक साइक्लिक फॉर्म के अंदर चलता रहता है, जिसको जनरली आइट्रेशंस का नाम दिया जाता है। ठीक। तो अब वो आइट्रेशंस का आउटकम क्या होता है कि हर आइट्रेशन के बाद हमें एक एक रिफाइंड आउटपुट मिल रहा होता है, एक वर्किंग चीज़ हमारे सामने आ रही होती है। मैं इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल एक देना चाहूँगा कि फॉर एन एग्जांपल आजकल आप देख रहे होंगे बीइंग अ कंज्यूमर भी कि बैंक्स बहुत सारे डिजिटल चैनल्स की इनिशिएशन करते हैं, जी। जिसमें फॉर एन एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूं तो हमारे पास एक मोबाइल बैंकिंग के नाम से इनिशिएटिव है, तकरीबन हर बैंक के अंदर ऑफरिंग होती है। तो उसमें क्या है कि पहले बैंक्स जो हैं वो मोबाइल बैंकिंग पे अगर कोई आपको फीचर देना चाह रहे हैं तो वो टारगेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस बैंकिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बिहाफ पे। जैसे फॉर एन एग्जांपल ट्रेडिशनल मेथड हमारे क्या है कि मुझे एक अगर अकाउंट ओपन करवाना है एक बैंक के अंदर, मैं एज अ लेमैन जाऊँगा ब्रांच के अंदर, अपने सारे कवायद जो हैं उनके साथ शेयर करूँगा, अपने इंटेंट बताऊँगा, एक रिगरस सा प्रोसेस होगा, उसके बाद आपकी असेसमेंट के बाद एक आपको अकाउंट मिल जाएगा, एक अकाउंट ओपन हो जाएगा आपके अगेंस्ट। अब ये सारा जो प्रोसेस है, चूँकि अब ज़िंदगी हमारी तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है, तो जो डिजिटलाइजेशन के जो इनिशिएटिव्स है वो यहाँ पे आके हमें हेल्प करते हैं। अब मैंने एक वर्ड अभी बीच में यूज़ किया है, तेज़ तेज़ तर होते जाना। ये जी। तेज़ तर होते जाना इटसेल्फ एप्लीकेबल है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये जो सारा एजाइल का प्रिंसिपल है, इसके कोर लाइन पे भी ये जो तेज़ी है ना, ये एलिमेंट है, एक मेजर एलिमेंट है जो कि आपका ड्राइवर बनता है बाकी सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल कि जहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो अब उस चीज़ को फासन अप करने के लिए आपने बहुत सारे चैनल्स डिफाइन कर दिए। लेट्स से कि मोबाइल चैनल पे आपने ये सारी फैसिलिटी दे दी कि आप अपने मोबाइल के थ्रू ही जो अपने कवायद हैं वो सारे इंदराज करवा दें, और उसके बाद जो भी इंटरनल प्रोसेस रन होता है वो रन होने के बाद आपको एक अकाउंट ओपन होकर मिल जाए। सही। अब इस चीज़ को जो कि एक टीडियस प्रोसेस है ब्रांच में जाना और उसके बाद उसको अचीव करना, इसको ऑटोमेट करने के लिए सिर्फ ये एक एस्पेक्ट है जो कि मोबाइल बैंक की शायद हमें दे दे, राइट। अब उसकी इस तरह की बेतहाशा सर्विसेज हैं जो कि बैंक ऑफर कर रहा है, आपकी कैश विड्रॉल है, किसी को ट्रांसफ़र करवाना है लाइकवाइज। तो अब इन सारे प्रोसेस को अगर हम जब चैनल के ऊपर लेके आ रहे हैं, एक डिजिटाइजेशन का इनिशिएटिव कर रहे हैं, तो आपकी जो ये इम्प्लीमेंटेशन या इनकी अप्रोचेस या तरीक़ेकार हैं, इनको भी तेज़ होना पड़ता है। लेट्स से मैं अगर किसी काम को करने में बहुत लेट हो गया, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ये डिजिटल मोबाइल के ऊपर अपनी एक सर्विस इनेबल करवाना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं अकाउंट ओपन करवा सकूँ, इस चीज़ को करने में मैं अचीव रह गया तो शायद मे बी मैं मार्केट से बहुत पीछे हो जाऊँ। जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें बहुत सारा एज ले रहे होते हैं। तो हमें इन सारी फीचर्स को इनेबल करवाने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी की ज़रूरत है। सही। अगेन कमिंग बैक टू के एजाइल यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि पहले मैं अपनी मोबाइल बैंकिंग एज अ होल नहीं देखूंगा कि मेरे मोबाइल में बैंक की तमाम सर्विसेज आ जाएं, नहीं। एजाइल अप्रोच हमारी क्या होगी कि शायद पहले मैं अकाउंट ओपनिंग का बिहेवियर इसमें इम्प्लीमेंट करवा दूं, यस दैट इज़ अ वर्किंग आउटकम, मेरा अकाउंट ओपनिंग का फीचर इसमें आ गया। मे बी शायद नेक्स्ट स्टेज के अंदर मैं हो सकता है कि अकाउंट ट्रांसफ़र की फैसिलिटीज़ करवा दूँ, शायद मे बी रेमिटेंसेस की फैसिलिटी लगवाऊँ। तो कहने का मकसद ये है कि एजाइल अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग इंक्रीमेंटल वे के अंदर अपनी चीज़ों को रिफाइन करते जाते हैं। तो ठीक। दिस इज़ द कोर ऑफ एजाइल। अब विद इन एजाइल हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं जिसमें हमारे बहुत सारे मेथडोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, टेक्निकल पार्ट्स आते हैं, कुछ जार्गन्स होते हैं जो कि मेरे ख्याल में अभी सिर्फ हाईलाइट कर देना शायद ज़रूरी होगा, मे बी एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। जी। कुछ हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं स्क्रम्स की। ये एक स्क्रम का एक आई वुड से एजाइल का शायद फ्रेमवर्क हो सकता है। स्क्रम इटसेल्फ इज़ अ मेथडोलॉजी कि एक एजाइल के प्रिंसिपल्स पे रहते हुए हमें एक तरीक़ेकारी को अडॉप्ट करना है। तो स्क्रम इज़ वन ऑफ दैट तरीक़ेकारी और दैट मेथडोलॉजी। इस तरह के स्क्रम की तरह के और बहुत सारे मेथडोलॉजीज़ हैं जिसमें कानबान आते हैं, हमारे पास लीन अप्रोचेज़ हैं जिसमें हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। और और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारे पास इतने सारी मेथडोलॉजीज़ का होना, कहाँ मतलब क्यों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, तो उसकी वजह भी यही आती है कि हमारी जो इर्द गिर्द का माहौल होता है, ये हमारे जो डायनामिक्स हैं
वो हर जगह के सेम नहीं होते हैं। हम्म, मतलब इंडस्ट्री वाइज बहुत सारे हमारी चीज़ें जो है वो अलग हो जाती हैं, हमारे तरीक़ेकार अलग होते हैं, हमें जो चीज़ें अचीव करनी है वो फ़र्क पड़ जाती हैं। हम्म, तो इसमें उन तरह की मेथोडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करवाना जो कि उन एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमल होता है। बिल्कुल ठीक। तो अब जनरली अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन या बैंक्स जो अब जिस तरह का ज़्यादा अडॉप्शन कर रहे हैं, तो उसमें आई वुड से कि जो स्क्रम मेथोडोलॉजी है, दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय फार a most practical approach to implement the agile framework in any organization. थोड़ी सी बात उसमें कर लेते हैं कि how do you see what a scrum is? Maybe I don't know if the session is leading to that part, so we can, you know, basically आई discuss थिंक the आई scrum. थिंक आसिफ, आपने काफ़ी बातें जो हैं वो एजाइल इन बैंकिंग के अंदर बकी हैं, तो अगर आज का अगर हम फोकस इस पे रख लें कि इसी के अराउंड अगर बात करें कि इंटरनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर कंज्यूमर का कैसे सोचा जाता है, आपका एंड यूज़र का कैसे, तो ये एजाइल इन कंज्यूमर बैंकिंग का अगर आज फोकस कर लें तो दैट विल बी गुड। इंशाल्लाह स्क्रम को जो है फिर हम एक अलग उसमें ले चलेंगे, क्योंकि वो फिर आई गेस हमारा इंटरेस्ट भी जो ऑडियंस का होगा वो फिर प्रॉब्ली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का होगा कि भाई स्क्रम कैसे होती है, उसमें क्या डिटेल्स होती हैं। तो आज अगर हम थोड़ा सा ये फ्लेवर रख लें सिर्फ एजाइल कंज्यूमर बैंकिंग, तो आई थिंक दैट विल बी गुड टू स्टार्ट विद। बिल्कुल ठीक है। तो आई थिंक हमारी जो मैंने एक बात जो पहले बोली थी कि एजाइल का मेन मकसद क्या है कि हम लोग एक फंक्शनल आउटपुट या फंक्शनल अचीवमेंट, फंक्शनल से मेरा मतलब है कि जो चीज़ ऐसी जो कि हमारे कंज्यूमर यूज़ कर सकें, वैसे कोई आउटपुट हमारे सामने आ जाए और उसको एक सर्टेन टाइम के अंदर हमारे पास रेडीनेस हो जाए, मतलब हम उसको इजीली मार्केट आउट कर सकें और लोग जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उससे फ़वाद हासिल कर सकें। तो अब इन दैट सिचुएशन एजाइल में हमें क्या हो गया है, फॉर एन एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बैंक है जो कि अपनी तमाम तर सर्विसेज के साथ साथ मोबाइल बैंकिंग का जो चैनल दे रहा है जिसमें बहुत सारी सर्विसेज जल्दी हो जाती हैं। अब जैसे ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको बताया, कोई अकाउंट ओपनिंग का है वो शायद 3 दिन ले रहा है या 2 दिन ले रहा है, अब शायद हो सकता है वो मिनटों की बात हो गई है। बिल्कुल। लाइकवाइज जो एजाइल हमें, ये जो एजाइल के आउटकम है, एजाइल अप्रोच या एजाइल मेथोडोलॉजी के, वो हमें सबसे पहली चीज़ तो हमें ये इंश्योर करवाते हैं कि जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के साथ हम फौरी से अचीव कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे हमें रियलिटी चेक्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनको ये होता है कि जो कुछ भी वो करने जा रहे हैं जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक दे विल नॉट बी सही। एबल टू इम्प्रोवाइज थिंग्स। ठीक है ना? सही। तो हमें एजाइल का जो दूसरा एक फ़ायदा मिलता है टू ऑर्गेनाइजेशन, वो ये होता है कि फीडबैक मैनेजमेंट जो है वो आसान हो जाती है। हमारे पास मार्जिन ये होता है, लेकिन जल्दी जो काम किया जाएगा हो सकता है शायद हमें रिसोर्स, जो उस काम को करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत हो वो इतनी ज़्यादा ना हो। हम लोगों ने फ़ौरन से उस रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने के बाद एक आउटकम अपने सामने ले आया और वो एज अ सर्विस हमने अपने कंज्यूमर्स को दे दी। तो जिसके बाद हमारे पास फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाता है और रिस्क लेवल्स जो हैं हमारे लिमिटेड होते हैं। ठीक है। बहुत सारे और जनरली ये किया जाता है कि जब भी कोई सर्विसेज लॉन्च होती हैं ऑन इन द नेम ऑफ डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन के हवाले से जो जो सर्विसेज ऑफर की जाती हैं उनका जनरल पैटर्न ये होता है कि पहले लिमिटेड टारगेटेड आवाम को वो सर्विसेज दी जाती हैं ताकि वो उससे बाइन ले सकें कि हाँ जिन लाइंस पे हम सोच भी रहे हैं या जो सर्विस हम देना चाह रहे हैं उसकी रियलिटी चेक हो जाए कि हाँ ठीक है, या अदर कंज्यूमर्स को बेनिफिशियल होगा कि नहीं। दूसरी जो आपने स्पेसिफिकली एक बात हाईलाइट की कि कंज्यूमर्स को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, हाँ। तो जो कंज्यूमर्स को सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये हो रहा है कि आजकल एक सिनोनिमस सा एक दो दो वर्ड्स को लेके सिनोनिमिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। दोनों लफ्ज़ों को सेम समझा जाता है। एक तो मैं अभी बताया डिजिटलाइजेशन, दूसरा एजिलिटी। जी। तो प्रिंसिपली टॉकिंग मैं तो तसव्वुर करूँगा कि हाँ दोनों एक साथ चलने वाली चीज़ हैं। शायद हो सकता है कि डेफिनेशन के तौर पे दोनों की एक अलग डेफिनेशन हो, बट ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जा सकते, जी। जिंदा नहीं जी। रह सकते। जी। तो जो कंज्यूमर को सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई बैंक, अगर एजाइल अप्रोच के साथ कोई आउटकम या सर्विस को अपने कंज्यूमर्स को देता है
तो वो कंज्यूमर सबसे पहले जल्दी से उसको अचीव करने की पोजीशन में होता है। मतलब एक कस्टमर की डिमांड है कि मैं अगर लोन लेने जा रहा हूँ एक बैंक से, मेरा प्रोसेस ये हो कि मुझे किसी से इंटरेक्ट ना करना पड़े, मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं फ़ौरन से अपनी कवायद दूँ वहाँ पे, उनकी वेरिफिकेशन हो और मुझे पता चल जाए कि मुझे लोन मिल सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल। ये सारी सर्विसेज डिजिटलाइजेशन की जो इनिशिएटिव्स हैं वो बैंक्स के दे रहे होते हैं। एंड उन डिजिटलाइजेशन के इनिशिएटिव्स के बैकिंग पे एजिलिटी या एजाइल मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट हुई होती है। आई सही कैन है। बाय फार से कि हमारे आई वोंट से कि 100% सिनेरियो में जो भी डिजिटल आउटपुट या डिजिटलाइजेशन की सर्विसेज आ रही हैं वो एजाइल बैक्ड ही हैं, बट अ गुड नंबर जो मैं बोलूँगा कि कम से कम मिडल ईस्ट और एशिया के खत्े के अंदर जो ये आउटकम आ रहे हैं वो थ्रू एजाइल अप्रोच ही आ रहे हैं। ठीक। ठीक। तो इसमें ये है कि मैंने एक जैसे बताया कि आउटकम तेज़ी से आ जाते हैं, फीडबैक मैनेजमेंट जो है वो ज़रा तेज़ी से हो जाती है, हम्म। प्लस ये कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कंज्यूमर्स को चीज़ें बहुत अच्छे से दे सकते हैं। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्फिडेंशियलिटी वाले मामलात होते हैं, स्पेसिफिकली चूँकि मैं बैंक से ताल्लुक़ रखता हूँ तो आई नो कि हमारे माली हालात को लेके या हमारे फाइनेंशियल से रिलेटेड हर बंदे की एक अप्रेंशन होता है कि शायद मैं अपनी डिस्क्लोजर उस तरीके से ना कर सकूं। हम्म। किसी से भी बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ब्रांच में जाता हूँ तो और मैं किसी ब्रांच ऑफिसर से बात करता हूँ अपने फाइनेंशियल्स को लेके, तो फॉर मी वो एक अजनबी है। उस हम्म। अजनबी के सामने मैं इस तरह से बड़ी बात करते हुए कतराता हूँ, तो एक सही। सोशल एलिमेंट भी है। जी। अब इस तरह के चैनल्स जो कि एजाइल अप्रोचेस के साथ फ़ौरन से डिलीवर किए जाते हैं, उसके अंदर हमें हेल्प ये मिल जाती है कि वो एक प्राइवेसी एलिमेंट जो है वो बड़ा साथ साथ होता है। ठीक। ठीक। तो बेसिकली इन्हीं इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ जो मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर जो हैं बैंक्स के, उनको ये फ़वाद मिल रहे हैं। एंड दूसरा उसमें ये होता है कि बैंक्स को अपनी अप्रोच चेंज करने में आसानी हो जाती है। लेट्स से कि मैं आज एक सर्विस लेके आता हूँ एक्स वाई जी कोई भी बेनिफिट की, मुझे लगता है कि कंज्यूमर्स जो हमारे बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर्स हैं वो उनकी अप्रिसिएशन या उनकी एक्सेप्टेंस उस तरीके से नहीं आई है। तो हम्म। बैंक के पास वो लिवरेज या वो मार्जिन होता है कि वो अपनी उन सर्विसेज को या तो इन्हांस कर दें, मॉडिफाई कर दें, या फिर हम्म। उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि उनको बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है, तो वो भी डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि एक लिमिटेड सेट ऑफ अप्रोच के साथ, एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो सर्विस दी गई होती है। हम्म। तो अगेन जो की हाईलाइटिंग पॉइंट है वो ये कि फीडबैक मैनेजमेंट, टाइम टू अवेलेबिलिटी टू द कस्टमर्स, हम्म। ये फासन अप हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट लेवल है इन एनी बिजनेस, चाहे वो बैंक हो या कोई भी हो, उसमें जो कस्टमर्स का ट्रस्ट है दैट इज़ द की। और हम्म। जब इस तरह की फ़ीचर्स और सहूलियात कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को देती है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर लॉयल्टी, हम्म। जहाँ पे जो कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक बेसिक लाइन या बेसिस है कि हाँ ये हमें अचीव करनी है थ्रू आवर कस्टमर्स। हम्म। और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जब एक खत्ते में कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो दूसरे खत्ते के लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं। टुडे ठीक। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ के सेकंड्स की चीज़ें सेकंड्स में कहाँ का कहाँ अपडेट मिल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें, मतलब एट एवरी लेवल जहाँ पे दुनिया में जो जो सहूलियात और जो जो तरीक़ेकारियाँ यूज़ हो रही हैं हम्म। उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। और हमारे कस्टमर्स जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं माशाल्लाह से। जिस तरह से हमारी ओवरऑल ग्लोबल लिटरेसी रेट्स बढ़ रहे हैं, या फिर मैं बोलूँगा कि तालीम का या फिर इंफॉर्मेशन का जो मेयार है वो चेंज होता जा रहा है। तो उसमें नए नए डायनामिक्स सामने आ रहे हैं और उन्हीं को मैच करने के लिए बहुत सारे टूल्स हमारे इस्तेमाल होते हैं और उनको सरफेस करने के लिए। तो आई थिंक इसमें एजिलिटी या एजाइल अप्रोचेस इन इन द प्रोजेक्ट्स या जो भी हम आउटकम देना चाहते हैं उनका बड़ा की रोल होता है। ठीक। ठीक। अच्छा, ये एक दो सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, अगर मैं पूछ लूँ जी या जी प्लीज़ प्लीज़। एक तो एक ये दिमाग में ख्याल आता है कि ये एजिलिटी का जल्दी से ताल्लुक है, तेज़ का, कि दुनिया तेज़ चल रही है तो एक तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन भी जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि भाई एजाइल इज़ द वे, कि हम जिस तरह दुनिया को रिक्वायरमेंट बदल रही है तो हम भी जल्दी उसको डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक ये भी ख्याल आता है कि वो जल्दी का काम शैतान का वाली जिस तरह बात होती है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हाफ कुक चीज़ें मार्केट में जा रही हैं और फिर सिर्फ फीडबैक की बेसिस पे
कॉस्ट सेविंग वाला आपने, रिसोर्स सेविंग वाला, ऑप्टिमाइजेशन वाली आपने बात की है, कम रिसोर्सेज में एक एमवीपी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि मार्केट में कोई चीज़ जा रही है, भले वो छोटा कोई प्रोडक्ट हो, एमवीपी हो, लेकिन वो हाफ कुक ना हो, मतलब वो चीज़ वही चीज़ का, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर है भाई, मेरे पैसे मूव हो रहे हैं, तो वो कैसे कंफर्ट कंज्यूमर को दिया जाए कि भाई एजाइल का मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी लूज कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना हुआ? बहुत बहुत सही बात आपने बोली फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड से। जी। अगर इसमें थोड़ा सा एलिमेंट हम रखें, देखें अगर हमारे 100 कस्टमर्स हैं, शायद हो सकता है कि किसी एक को पता हो कि जो एजाइल अप्रोच ली गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या बैंक ने ली है, शायद मे बी 99 को ना पता हो कि ये किसी एजाइल अप्रोच के ज़िम्रे में आया हुआ जो आउटकम है ठीक। उससे महजूज हो रहे हैं। तो आई वुड से कि ये जो एजिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये प्राइमरीली थिंक टैंक होता है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। मतलब इस अमल के अंदर जो भी अप्रोचेज़ और वो जो जो तरीक़ेकार अडॉप्ट की जाती हैं वो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। अब उसका जो आउटकम आता है या जो उसकी सर्विसेज सामने आती हैं वो हमारे कस्टमर से महसूस होती हैं। अब आपने बात बोली कि एजिलिटी के अंदर जो हम लोग एक बेसिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तेज़ी, और जिसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क हमें नज़र आता है कि उस तेज़ी के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो रही हैं, और बिल्कुल। उसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है कि जिसमें हम शायद एक चीज़ को मार्केट आउट करने के लिए बहुत सारी उसमें जो है उसके फ़वाइद को कम कर रहे हो या कुछ इस तरह। तो मैंने अभी बीच में बात बोली थी कि हर हर तरीके की जो डिसिपल है वो ग्रेजुअली मैच्योर होते जा रहे हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एजिलिटी, शायद मैंने बहुत प्लेन वनीला अल्फाज के अंदर बोल दिया कि इसका नाम तेज़ी है या इससे रिलेट कर रहा है तेज़ी, बट इट्स अ कंप्लीट फ्रेमवर्क, एक तरीक़ेकारी है जिसमें वी डू इंश्योर कि हमारे पास एक किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो जो अमल दर चाहिए होता है वो उसका पार्ट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे लेट से एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स के अंदर मैं बोलूँ कि यार एक साइड नहीं होगी क्योंकि आई एम फॉलोइंग एन एजाइल अप्रोच। हाँ, बस नहीं, तीन ऐसा साइड नहीं नहीं होगी, होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। नहीं ठीक है। होगा। ठीक। उसमें मुझे ये इंश्योर ज़रूर करना होगा कि शायद वो बॉक्स अगर मेरा लकड़ी का बन रहा है तो लकड़ी लाने के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए होगा। ठीक है। मगर मेरा पर्पस क्या है कि मुझे एक बॉक्स देना है, हो सकता है मुझे प्लास्टिक की अवेलेबिलिटी ज़रा जल्दी हो जाए, तो मैं अप्रोच ये लूँगा कि मैं उस प्लास्टिक के ज़रिए वो बॉक्स बना दूँ अच्छा। ताकि ठीक जो ठीक। उसका प्राइम पर्पस है वो सर्व हो जाए। अब ये लेकिन वो जस्ट डब्बा दिस इज, होगा कंप्लीट, मतलब वो इंटेंशन। डब्बा होगा कंप्लीट, ठीक है। उसके ठीक अंदर है। एक ओपनिंग भी होगी, उसकी चारों साइड बंद भी होंगी, वो एज अ कंटेनर के तौर पे काम भी कर रहा होगा, एंड एवरीथिंग वुड बी देयर। अब सारी बात रह जाती है कि ये एक पर्सपेक्टिव है, जिससे वेरी बहुत लेमैन वाली एग्जांपल दे दी मैंने कि ये एक अप्रोच है। बट शायद मेरी रिक्वायरमेंट ये हो कि मुझे प्लास्टिक का डब्बा नहीं चाहिए, मुझे लकड़ी का ही डब्बा चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन मैं ये देखूंगा कि अच्छा लकड़ी का डब्बा चाहिए, तो शायद हो सकता है इस लकड़ी के डब्बे को मैं किसी को दे दूं, उससे पहले मुझे शायद 15 दिन में काम ना हो या 20 दिन में काम ना हो सकता है कि मुझे महीना भर लग जाएगा। बट एजाइल मुझे ये ज़रूर इंश्योर करवाएगा कि मैं जो भी ये 30 दिन का काम करने जा रहा हूँ, हर 15 दिन के बाद मुझे पता होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक शायद हो ठीक। सकता है कि मैं उस 15 दिन के बाद डब्बा बना के किसी को हैंड ओवर ना करूं, मगर मुझे ये ज़रूर पता होगा कि उस 15 दिन के बाद इस डब्बे में से कितना पार्ट बन चुका होगा ठीक। जो कि इस्तेमाल के काबिल है। शायद हो सकता है कि वो 15 दिन बाद मेरी चारों दीवारें पूरी हो जाएं और दूसरे 15 दिन के अंदर जब मैं अपसाइड डाउन का लिड बना दूं या नीचे का बेस लगा दूं, बट मुझे विजिबिलिटी क्लियर ज़रूर होगी। बहुत सारे एलिमेंट दूसरे इसमें हो सकते हैं कि मुझे फलानी पॉलिश चाहिए होगी उस डब्बे के अंदर शायद, या वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होंगी। अब डिपेंड ये करता है कि जो एक हम लोगों ने थोड़ी देर पहले टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी कि मिनिमल वायबल प्रोडक्ट जो हमारे सामने आएगा उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। क्या हाँ। हमें ठीक वाकई ठीक। में वो डब्बा एज अ कंटेनर इस्तेमाल करना है, या वो डब्बा लकड़ी का हो, उसमें फ़लानी तरह की पॉलिश हुई हुई हो, इसका ओपनिंग इस तरीके से हो, क्या वो मेरी ज़रूरत है। ठीक अगर ठीक। शायद मेरी ज़रूरत इस एक डब्बे की एज अ कंटेनर है सिर्फ, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाने जाऊंगा जो कि सिर्फ कंटेनर का काम कर दे।
समझिए। राइट? मतलब वो पहले डिफाइन हो जाएगा कि हमारा एमवीपी है क्या, और फिर है क्या, उसकी बेसिस पे फिर आप उसको टारगेट करेंगे। उसके उसके हिसाब से फिर और तरीक़ेकार अडॉप्ट होंगे। क्वालिटी की जिससे मैंने बात की, तो एमवीपी की क्वालिटी भी पहले डिफाइन हो जाएगी कि ये क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, ताकि फिर एमवीपी एक्सेप्टेबल हो, या क्वालिटी फिर बीच में देखा जाएगा कि नहीं भाई, क्वालिटी अब थोड़ी वीक करनी पड़ेगी क्योंकि हमें लॉन्च करना है। मतलब मुझे थोड़ा क्वालिटी का कंसर्न हो रहा है ये आपकी तेज़ी में। नहीं नहीं, अभी जनरली अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ में जाता हूँ तो जी। हमारी जो एजाइल अप्रोचेस हैं या एजाइल फ्रेमवर्क है, इसमें हम लोग डिफरेंट तरीके की मेथडोलॉजीज यूज़ करते हैं। अब मैं चूँकि ज़्यादातर एक्सपोजर स्क्रम के हवाले से रहा है, तो स्क्रम में यही होता है कि हम लोग एक तयन कर लेते हैं एक टाइम पीरियड का कि हमें कब तक एमवीपी की ज़रूरत होगी। उस ठीक। एमवीपी को डिसाइड करने के लिए इसमें एक टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं स्प्रिंट्स की, ठीक। कि हम लोगों ने स्प्रिंट्स को रन करते हुए, स्प्रिंट्स मतलब एक एक फिक्स पीरियड की एक साइकिल होती हैं, और इस तरह की मल्टीपल साइकिल्स हमारी रन होती हैं ताकि हम एक एमवीपी तक पहुंच सकें। अब वो लेट्स से कि एक स्प्रिंट हम लोग अकाउंट फॉर करते हैं कि 15 दिन तक मैंने ये काम करना है, जिसके बाद मुझे एक ही आउटपुट मिलेगा, जो कि आउटपुट शायद मेरी दूसरी स्प्रिंट के लिए ज़रूरत बन जाए, या एक मेरा एक क्रेडिबल चीज़ ऐसी आ जाए जो कि तैयार फॉर्म के अंदर हो। ठीक। तो अब जो स्क्रम जो या स्प्रिंट जो रन हो रही होती हैं जनरली, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब मैं वही अपनी एक डब्बा बनाने की एग्जांपल लूँगा, तो शायद हो सकता है मुझे प्लैंक्स को कट करना पड़े। ठीक। ये एक फितरी अमल है कि मतलब मुझे एक बॉक्स बनाने के लिए उसको प्लैंक्स को कट करना पड़ेगा। फिर उसमें एक ये पार्ट भी होगा कि यार इसमें से कोई चीज़ लीक ना हो जाए, अगर इसकी फर्निशिंग इस तरीके से होनी चाहिए। तो वो जो आपका वाला एलिमेंट है कि क्वालिटी, बेसिकली क्वालिटी इज़ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। ठीक है। ठीक है, इन हर क्वालिटी, स्टेप पर मतलब वो बिल्ड हुई हुई है उसके बिल्कुल। अंदर। इसमें सिक्योरिटी के अब मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, बिल्कुल, हाँ। बहुत सारे साइबर ऐसे होते हैं कि सिक्योरिटी हो गई। आर्किटेक्चर कंसर्न्स होते हैं कि क्या जिस आर्किटेक्चर पे हम बनाने जा रहे हैं, क्या शुरू में हमें एक डब्बा मिल जाए बट क्या उसकी सस्टेनेबिलिटी होगी। बिल्कुल तो ठीक। वो आर्किटेक्चर एलिमेंट्स भी हमारे साथ होते हैं। हम्म। सिर्फ जो डिफरेंस आता है कि हम लोग मे बी शायद 6 महीने की प्लानिंग करने के बाद एक आउटपुट जाते हैं वही, और जो हमें फ़ौरन से मिल रहा है, हम आउटपुट को लिमिट कर रहे होते हैं। हमारे जो आउटपुट है वो शायद अभी हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास इतना बड़ा कोई बिग बॉक्स मिल जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पहले हिस्से में जो है इसका इसकी बेस तैयार हो जाएगी, लेट्स से यू कैन वी कैन क्लेम इट लाइक दिस। तो बेसिकली जो आउटपुट की जो मैार है ना, जिसको हम एमवीपी कह रहे हैं, वो डिफाइंड होता है जिसमें क्वालिटी, जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स, जिसमें हमारी फंक्शनल आउटपुट कि उससे क्या हुसूल हो सकेगा, वो सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। ठीक। तो बहुत अच्छा, आई थिंक कवर कर लिया आपने। वो थोड़ा सा जो तेज़ी और एजिलिटी और वो क्या कहते हैं स्प्रिंट भी आपने अब यूज़ किया, ये काफ़ी स्पीड वाली चीज़ें जो हैं वो इस फ्रेमवर्क में मौजूद है। मैं खुद वैसे बहुत प्रोपोनेंट हूँ इसका, तो मैं खुद ही क्रिटिक कर रहा था, जी लेकिन बहुत अच्छा रहा। एक और सवाल पूछते हैं और फिर आज की सेशन को कंक्लूड करते हैं। क्योंकि आपका बैंकिंग से ताल्लुक़ है ये, आपके प्रोजेक्ट ज़्यादातर बैंकिंग की स्पेस में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो बैंकिंग के इंडस्ट्री में कंप्लायंस का एलिमेंट बड़ा हमेशा से रहता है कि भाई वो स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, जिस भी कंट्री में आप हों, तो उसमें जो है उनकी कंप्लायंस है। अब क्या उस रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी पर भी इम्पैक्ट आता है, या आप इंडिपेंडेंटली अपना फ्रेमवर्क जो है अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हैं विदाउट रियली वरिंग अबाउट कि स्टेट बैंक क्या करना चाह रहा है या सेंट्रल बैंक क्या करना चाह रहा है? ठीक है। अच्छा, अब कंप्लाइंस को भी जो है मैं ब्रॉडली दो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ठीक है। एक तो वो जो हैं जो कि कंप्लाइंस हमारे प्रोसेस रिलेटेड या बैंक्स की फंक्शनल एस्पेक्ट रिलेटेड हैं, हम्म। या जिसमें हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी कंप्लाइंस, जी। जिसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। उन रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस का इंश्योर करवाना, दैट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ आर एनी ऑफ द सर्विस। ठीक। फॉर एन एग्जांपल, हम लोग कोई भी सर्विस देते हैं, उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, बैक ऑफिस प्रोसेस होंगे, डेवलपमेंट के होंगे, एनी प्रोसेस। अगर वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर रहते हुए हैं, तो दैट मीन्स वी आर इंश्योरिंग दैट कंप्लाइंस, ठीक। राइट। ठीक। दूसरी टाइप ऑफ कंप्लाइंस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात हम लोग कह रहे हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेगुलराइज नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा कि अकाउंट ओपनिंग की एग्जांपल लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग के अंदर शायद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें, या रेगुलेटरी बैंक जो है स्टेट बैंक
या सेंट्रल बैंक, वो हमें बताता है कि ये केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की पॉलिसीज़ हैं, ये मैंडेटरी तौर पे होना ज़रूरी है। शायद हो सकता है वो हमसे 5 इंफॉर्मेशन को बोल रहे हो कि ये कंप्लायंस है, ये आपकी ये कंप्लायंस का पार्ट है, दीज आर पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कुछ कंप्लायंसेस हमारी ऐसी होंगी जो कि हमारे इंटरनल प्रोसेसेस से रिलेटेड होंगी। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने ये नहीं किया तो विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन हमारी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, या फिर वो कंप्लायंस है। तो वो दो के रेगुलेटरी कंप्लायंस का पार्ट तो नहीं होती हैं, बट हैविंग सेड दिस, जनरली जो एक बिहेवियर देखा गया है वो ये है कि ड्यूरिंग द एमवीपीज ज़्यादातर फोकस ये होता है कि जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं उनका मैंडेट पूरा हो, बट हैविंग सेड दिस दैट डज नॉट मीन कि रिमेनिंग ऑफ द कंप्लायंसेस आर नॉट फुलफिल्ड। जैसे मैंने बोला कि एक स्प्रिंट जो होती हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो रेगुलेटरी एज वेल एज नॉन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बोथ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, कि जो भी आउटपुट या सर्विस हम देने जा रहे होंगे उसका यानी उसकी इंश्योरेंस, उस कंप्लायंस की जो है वो होना ज़रूरी है। मगर यहाँ पे बात ये आती है कि फिर अगर इतनी सारी चीज़ें इसी स्टिपुलेटेड छोटे टाइम फ्रेमवर्क के अंदर करनी है तो क्या ये अचीवेबल है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। अब इसमें सारी बातें आती हैं कि कुछ कंप्लायंसेस ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट जो है, या जिसका एडवर्स इम्पैक्ट मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ कंप्लायंस में नहीं है तो उसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई एडवर्स इम्पैक्ट है, राइट। तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट की असेसमेंट होती है। अब फॉर एन एग्जांपल मैम अगर एक बात बोलता हूँ कि मैंने बैंक के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए मोबाइल बैंकिंग के थ्रू एक फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी दे दी। अब इसके अंदर एक रेगुलेटरी कंप्लायंस तो क्या होगी कि शायद आपके जो भी फंड्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएंगे उनकी अकाउंटिंग सही होनी चाहिए। मैं जस्ट टू कोट एन एग्जांपल यहाँ पे। दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लायंस का क्या होगा कि जो भी हमने ट्रांसफर्स किए हैं, जो रिसिपिएंट है उसको एक एसएमएस जाना चाहिए, जिसके अकाउंट से विड्रॉल हुए हैं उसके पास भी एक एसएमएस जाना चाहिए। शायद हो सकता है ये रेगुलेटरी कंप्लायंस का पार्ट ना हो, मगर ये इंटरनल कंप्लायंस है और हमें पता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा जो एमवीपी है या मिनिमल वायबल प्रोडक्ट है शायद वो कंप्लीट ना हो सके। समझ तो गया। उस जुरिस्डिक्शन के अंदर या उस दायरे के अंदर के जहाँ पे हमारे एमवीपी पे भी इम्पैक्ट ना पड़े और जो है वो हमारी कंप्लायंस जो है वो भी पूरी हो जाए, उतनी हद तक की करना ज़रूरी होती है। एंड पे देन रिगरस कंप्लायंस बिहेवियर्स होते हैं, मतलब ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात होती है, प्रोसेसेस की मेच्योरिटी की बात होती है, तो वो सारी चीज़ें गाय बगाए चलती रहती हैं। बट येस, हैविंग सेड दिस, जो टॉपिक आपने हाईलाइट किया है इट्स स्टिल अ ग्रे एरिया। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन है कि अगर ऐसा कर लेंगे तो इसमें क्या कंप्लायंस की ये वाली चीज़ें कवर्ड होंगी 100% के नहीं। यस, सिनेरियो टू सिनेरियो डिफर करता है। इसमें की कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि आपने अपने इम्पैक्ट्स और उसकी जो आफ्टर मैथ्स हैं वो अकाउंट फॉर करने होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्क बेयरेंस होती है कि कौन कितना कर सकता है। प्रोसेसेस की अडॉप्शन की भी बात होती है कि क्या आपके बाकी प्रोसेसेस इतने विजिलेंट हैं कि अगर हम एक जगह से एक एलिमेंट को मिस कर रहे हैं तो शायद हमारे पास उसको मिटिगेट करने के लिए दूसरे तरीके कार हों। तो शायद अगर हम यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं टू अचीव एजिलिटी, मे बी फॉर एग्जांपल इफ वी से, शायद हमारे पास कोई और तरीके कार हो कि हम उससे मैनेज कर सकते हो। तो यस, इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ थिंग, मगर यस, वेरी 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 इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। और आई थिंक एक बात पे कंक्लूड कर लेते हैं कि एजिलिटी आपको एटलीस्ट ये दे देगी कि अगर रेगुलेटरी चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो क्योंकि आप एक एजाइल अप्रोच से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं तो आप उसको अकोमोडेट भी बहुत जल्दी कर लेंगे। लेट्स से सेंट्रल बैंक अगर चेंज करिए तो ये सारा, आई थिंक इट्स अ गुड समराइजिंग पॉइंट कि एजाइल अप्रोच जिस तरह आज आपने हमारे साथ शेयर किया, ये आजकल के दौर के साथ काफ़ी अलाइन हो रहा है कि इतनी अनसर्टेनिटी है और चेंजेस इतना जल्दी आ रही हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को अगर अपने प्रोडक्ट्स और अपनी बड़ी चीज़ें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और अपने कस्टमर को एक तरह से एक्साइट करना है, जैसे वर्ड आजकल बड़ा यूज़ होता है कि मुझे कस्टमर को एक्साइट करना है, तो ये जल्दी हो, क्योंकि क्योंकि आजकल का कंज्यूमर को भी यही चाहिए कि भाई ये 20 बैंक्स हैं, इनमें से मैं इस बैंक के साथ क्यों बैंक करूं, क्योंकि भाई इनके प्रोडक्ट्स जो हैं जल्दी आते हैं और कस्टमर के साथ जो है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। तो आई थिंक एजिलिटी और टुडेज वर्ल्ड सो टू से एक बहुत अच्छी अलाइनमेंट है कि अगर आपने आजकल के दौर में बिजनेस करना है तो पी एम ओज हैव टू बिकम मोर एजाइल।
तो समराइज़ करते हैं, आसिफ आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और ऑब्वियसली ये आपने एक एकेडमिक एलिमेंट भी लाया, मुझे मालूम है आप एक डिसर्टेशन पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है, दुआएं करें कि आसिफ का डिसर्टेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हो, ताकि हम भी उससे फ़ायदा उठा सकें। बट कंज्यूमर बैंकिंग के अंदर जो है एजाइल के क्या चैलेंजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, किस तरह ट्रेडिशनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ करती थी और अब किस तरह उसको अप्रोच किया जा रहा है, आपने ये सब हमारे साथ आज शेयर किया। उसके अलावा आपने अच्छा एक तरह से हिंटर्स दे दिए लोगों को कि एजाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हमारे पास ये अच्छा स्टेज सेटर है कि इधर से आगे अगर आप दोबारा वक्त निकालेंगे तो हम पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी फिर उठाकर उनको फिर एक्सपेंड कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस पे कि वो हमसे क्या सुनना चाह रहे हैं। तो ये भी आप आई थिंक अच्छा ही हमारा आज रहा फर्स्ट सेशन आपके साथ। और फिर फाइनली आपने हमारे कंज्यूमर्स के लिए भी बात की कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल ड्राइव तो है कि भाई पीएमओ एजाइल हो, लेकिन इसमें कंज्यूमर्स का भी बेनिफिट है, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली उनकी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है और उनको जल्दी जल्दी चीज़ें तेज़ी के साथ चाहिए। तो बैंक्स भी जो हैं वो, कंज्यूमर बैंक्स जो हैं वो उनको बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। और आपने एमवीपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का, कि कोई तैयार चीज़ जो है वो किसी तरह मार्केट में आ जाए और फिर फीडबैक के थ्रू जो है उसको फिर इवॉल्व किया जाए, वर्सेस ट्रेडिशनली के चीज़ बन रही है बन रही है बन रही है और फिर इवेंचुअली लॉन्च हो रही है। तो एक डिफरेंट तरीका है काम करने का। तो इसके साथ आई थिंक मैं दोबारा से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आसिफ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और हमारी ऑडियंस से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो होपफुली पसंद आया होगा, आपको कंटेंट हमारा पसंद आ रहा होगा इस सीरीज़ में। तो हमारे साथ इंगेज करें, कमेंट्स लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ पॉइंट इस कि इसके ऊपर एक कन्वर्सेशन हो सके कि हाँ भाई आपका क्या ख्याल है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर या आपके काम के अंदर या आपकी स्टडीज़ के अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो क्लिक नहीं कर रही या वो आज के दौर के लिए मुनासिब नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन जिसमें लोग जो हैं अपने कमेंट्स शेयर करें, अपने थॉट्स को शेयर करें और इंशाल्लाह फिर उसी कमेंट्स में से हमें और बातें मिलेंगी करने को इस चैनल के थ्रू। तो हमारे चैनल को जो है वो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें सॉरी, और इस वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें और आगे लोगों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ इस सीरीज़ के अंदर यूटीपी पर दोबारा हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक के लिए इजाज़त और पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी। अस्सलाम वालेकुम।